तो आज हमारा सर्कुलर मोशन का, दैट इज रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट पार्ट होने जा रहा है, जो एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसमें हमारा पहला टॉपिक है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। इससे पहले कि हम लोग ये टॉपिक शुरू करें, हमारा एप्लीकेशन शुरू करें सर्कुलर मोशन की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें इससे लेने से पहले समझना पड़ेगा, वो है फ्रिक्शन का टॉपिक। फ्रिक्शन क्या होती है। और देखिए यहाँ पर हमारी गाड़ी जो हम मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन की स्टडी है, फिर भी यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों? तो चलो पहले फ्रिक्शन को समझते हैं, और फ्रिक्शन इसमें आगे बहुत बार आने वाला है, इसलिए भी हमें फ्रिक्शन समझना ज़रूरी है। तो पहले फ्रिक्शन को समझते हैं, फिर बाद में हम इस टॉपिक पर आते हैं। वैसे बहुत आसान टॉपिक है फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन बोले तो एक अपोजिंग फोर्स होती है, ठीक है। अभी फ्रिक्शन की 3 टाइप होती है। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। वैसे इसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन है, लेकिन इसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी रोलिंग फ्रिक्शन। हमको सिर्फ ये स्टैटिक फ्रिक्शन ज़रूरी है, तो हम लोग सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन को कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, और इस पर से आपको मैं फटाफट ये समझा दूंगा काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को देखते हैं। अब देखिए ये बॉक्स यहाँ पर रेस्ट पर है ना, और ये जो हमारी अर्थ है, ये सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, ये भी रेस्ट पर है, ओके। अभी फिलहाल ये रेस्ट पर है, हमने इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगाया। अब हम क्या करते हैं, इस बॉक्स पर हम लोग 5 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। हमने लगाया 5 न्यूटन की फोर्स, और न्यूटन के हिसाब से F इज इक्वल्स टू होता है ma, दैट इज फोर्स की रेट एक्सेलरेशन। तो अगर हमने इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाए तो बॉक्स ने आगे की तरफ मूव हो जाना चाहिए, लेकिन बॉक्स आगे की तरफ मूव नहीं हुआ है, बॉक्स अपनी जगह पर ही है। क्यों? बॉक्स क्यों नहीं मोशन में आया? तो हम बोलेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट कब मोशन में नहीं होता है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होती है, 0। नेट फोर्स 0 होती है, मतलब इस बॉक्स पर अगर इधर से 5 न्यूटन फोर्स लग रही है तो इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगनी चाहिए, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी हो गई, 0। तो बॉक्स मूव होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाई, इधर से किसने इसको 5 न्यूटन की फोर्स लगाया? इधर से तो कोई नहीं है, फिर ये बॉक्स रेस पर क्यों है? तो इस बात से हमको समझ में आया कि ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ये बॉक्स का सरफेस, ये अर्थ की सरफेस। तो क्या होता है, ये दोनों सरफेस के बीच में भी एक फोर्स जनरेट होती है, जो कि इस फोर्स को अपोज करती है। ये जो हमने फोर्स लगाया उसको अपोज करती है। अगर हमने यहाँ 5 न्यूटन की फोर्स लगाया तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कितने न्यूटन की फोर्स जनरेट होगी? 5 न्यूटन की ही होगी, 6 न्यूटन की कभी नहीं होगी। अगर 6 न्यूटन की हो जाएगी तो अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो बॉक्स इधर की तरफ बढ़ जाएगा। फिर हमने 6 न्यूटन की फोर्स लगाया तो यहाँ पर भी 6 न्यूटन की फोर्स जनरेट होगी। देखिए इक्वल और अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बॉक्स मूव नहीं होगा। हमने 7 की लगाया, हमने 8 की लगाया, हमने 9 की लगाया, तो उस वक्त यहाँ पर भी 7 की, 8 की और 9 न्यूटन की फोर्स जनरेट होगी। अगली बात समझ में, ये जो फ्रिक्शन, ये जो फोर्स है यहाँ पर जो जनरेट हो रही है 5, 6, 7, 8, 9 की, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? ध्यान में रखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, और हम इसे डिनोट करते हैं एफएस से, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, अब इस बात को ध्यान में रखिए। हम क्या करना चाह रहे हैं, इस बॉक्स को इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? स्लाइड करना चाह रहे हैं। और ये हमें क्या कर रहा है? स्लाइड करने से रोक रहा है। स्लाइड करने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करती है? इट प्रिवेंट स्लाइडिंग। ये क्या करती है? ये बॉक्स को स्लाइड होने से, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड होने से रोकती है। समझ में आ गया? हाँ। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगती है? 2 सरफेस के बीच में। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करती है? 2 सरफेस के बीच में लगती है। ओके, ये 2 सरफेस कौन से हैं? जिन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट पुश किया गया हो। ये इसके अगेंस्ट पुश हुआ है और ये इसके अगेंस्ट पुश किया है। ठीक है, 3 बात समझ में आ गई। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या क्या करती है? स्लाइड होने से रोकती है, 2 सरफेस के बीच में जनरेट होती है ऑटोमेटिक। और अगर ये 5 न्यूटन की है तो ये भी 5 ही, यहाँ पर भी 5 न्यूटन की जनरेट होगी। यहाँ 6 न्यूटन की है तो यहाँ पर भी 6 की, यहाँ 7 की तो यहाँ पर भी 7 की जनरेट होगी। तो इस पर से एक और पॉइंट हमारे समझ में आया कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसी है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैसी है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, स्लाइडिंग होने से रोकती है, दो सरफेस के बीच में होती है ये, ठीक है, जो एक दूसरे को अगेंस्ट पुश कर रहे हैं। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और आखिरी पॉइंट। अब देखिए, अब आपने इसको 9 न्यूटन की फोर्स लगाया था तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितने की पैदा हुई? 9 न्यूटन की जो। अब आप, और जिसकी वजह से बॉक्स हमारा आगे मूव नहीं हुआ। अब आपने क्या किया? अप्लाइड फोर्स को लगाया है 10 न्यूटन की। अब जैसे ही आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाया है तो अब ये बॉक्स आगे की तरफ मूव हो गया है। बॉक्स आगे की तरफ मूव हुआ है, मतलब इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की, यहाँ पर दो सरफेस के बीच में 10 न्यूटन की फोर्स जनरेट ही नहीं हुई। 10 न्यूटन की फोर्स जनरेट नहीं हुई है, मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है इन सरफेस के बीच में मैक्सिमम सिर्फ 9 न्यूटन की ही जनरेट हो सकती है। 9 न्यूटन से ज़्यादा जनरेट नहीं होगी। इसका मतलब इसकी एक लिमिट होती है। इसलिए एक और बात ध्यान में रखिए, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और एक ये लिमिटिंग फोर्स है। ये कैसी है? लिमिटिंग फोर्स है। समझ में आया आपको? यहां पर सिर्फ 9 न्यूटन की फोर्स जनरेट हो सकती है, 10 न्यूटन की जनरेट नहीं हो सकती। क्यों 10 न्यूटन की जनरेट नहीं हो सकती इन दोनों सरफेस के बीच में, आगे हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो दो सरफेस है इसके बीच में सिर्फ 9 न्यूटन की फोर्स जनरेट हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि ये एक लिमिटिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और लिमिटिंग फोर्स है। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको हम एफ से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है इसके। अब ये जो म्यू एस मैंने यहां लिखा है ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो n है ये हमारा कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और नॉर्मल क्या है। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को आप समझिए। ये मान लीजिए हमारा टीन का सरफेस है, इसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है। ये हमारा ग्लास का सरफेस है, इसके ऊपर हमारा बॉक्स रखा हुआ है। ये हमारा लकड़े का सरफेस है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है टीन, ये है हमारा ग्लास और ये है हमारा वुड और ये हमारा सीमेंट कंक्रीट का रोड। इसके ऊपर हमने बॉक्स को रखा। ठीक है, अब देखिए, टीन के ऊपर आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे फट से आगे स्लाइड हो जाएगा, या ग्लास के ऊपर आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे तो ये फट से आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रफ नहीं है, लेट्स से कि इसकी रफनेस की वैल्यू 0.9 है, इसकी रफनेस की वैल्यू 1 है, वुड की रफनेस की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, 2 है, और कंक्रीट रोड की सरफेस हमारी थोड़ी और ज़्यादा रफ होती है तो ये 3। अब देखिए, रफनेस ज़्यादा होगी दो सरफेस के बीच में, अगर रफनेस ज़्यादा होगी तो हमको स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगी। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दो सरफेस के बीच में, ये भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। समझ में आपको? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट ज़्यादा होगी तो हमको इस बॉक्स को मूव करने के लिए फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट इसकी 9 थी, अगर मान लीजिए कंक्रीट रोड है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 15। तो आपको इसको मूव करने के लिए कम से कम कितने न्यूटन की फोर्स लगेगी? 16। क्योंकि 15 तक तो, अगर आपने 15 लगाया तो 15 तक तो ये खुद भी लगा सकता, कैंसिल कर देगा। यही बात आपके समझ में? ओके, अगर ये ग्लास है तो फिर सिर्फ एक की ही स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी रफनेस बहुत कम है। आइए समझ। तो रफनेस, ये रोड की रफनेस डिसाइड करेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है। और रोड की रफनेस को हम कैसे एक नंबर से डिनोट करते हैं, 1 2 3। और रोड की रफनेस ही क्या कहलाती है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो नंबर है 1 2 3, ये क्या है? हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि हमको बताता है कि रोड हमारा कितना रफ है, हमारी सरफेस कितनी रफ है, ये हमको बताता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये रहेगा उतनी ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगी। समझ में आ गया? देखिए, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, यहाँ पर इससे कम होगी, यहाँ पर इससे कम होगी, यहाँ पर सबसे कम होगी।
क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.9 ही है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 3 है, तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए हमको स्टैटिक फोर्स भी कैसी लगेगी? ज़्यादा लगेगी। तो एक बार फिर से स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमको क्या बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें रोड की रफनेस या सरफेस की रफनेस, इसकी भी रफनेस और इसकी भी रफनेस बताता है। उससे क्या होगा? अगर रफनेस ज़्यादा होगी तो स्टैटिक फोर्स भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम मान लीजिए हम मोशन में हैं। देखिए यहाँ पर हमारा बॉक्स स्टेशनरी था, एट रेस्ट था। अब यहाँ पर हम लोग मोशन में आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ चल रहे हैं और मान लेते हैं कि ये रोड जो है बिल्कुल बर्फ़ की है, यानी कि बर्फ़ की है मतलब बिल्कुल चिकनी है, प्लेन है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नियर अबाउट कितना होगा? 0। अगर ये फोर्स नियर अबाउट 0 होगा तब हम इसके ऊपर हमारा, इस रोड के ऊपर हमारा बिहेवियर, हमारा चलना कैसा होगा? देखिए अब ज़रा, कुछ इस तरह से चलेंगे हम लोग, नाचते हुए चलेंगे कम और नाचेंगे ज़्यादा। देखिए क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स ही नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स ही नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? हमें स्लाइडिंग होने से प्रिवेंट करता है, इसलिए इनको स्लाइडिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए कोई स्टैटिक फोर्स ही नहीं है, स्टैटिक फोर्स नहीं है, इसलिए स्लिप हो रहा है, ऐसा होगा। ठीक है, तो हमारी मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए ये हमारा पैर है, ये हमारा थोड़ा सा रफ सरफेस है, रोड है हमारा। ठीक है, हमने पैर के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, है ना, मोशन को अपोज करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे, ये हमने पैर के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन। आगे आसान, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब आप बताइए हमको आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार? स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज फोर्स क्रिएट एक्सेलरेशन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमको आगे बढ़ाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट गाड़ी की टायरों में भी होता है। अगर हमको गाड़ी के टायर को आगे चलाना है, अगर हमारी को गाड़ी के टायर को आगे चलाना है तो ये फोर्स हमने लगाया और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है ही नहीं, मान लीजिए, तो रोड यहाँ की, तो ये टायर यहाँ की यहीं घूमेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्यों? स्लिप होते रहेगा। इसको स्लिप होने से या स्लाइडिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए कोई दूसरी फोर्स यहाँ मौजूद नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमने यहाँ 0 कंसिडर किया है ना। तो अगर हम चाहते हैं हमारी गाड़ी ऐसी आगे बढ़े, इसके टायर ऐसे आगे बढ़े, तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बगैर हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। समझ में आ गया आपको? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, और यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको एनिमेशन बताया था जिसमें वो लोग स्लाइड हो रहे थे, तो उस वक्त अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है तो हम उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये जो टायर है ये रोल होता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए भी हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। बगैर स्टैटिक फ्रिक्शन के हमारा व्हील भी रोल नहीं हो सकता है। इसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल में रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन। और इसकी 3 टाइप हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब हमको जितनी ज़रूरत थी हमने उतना स्टैटिक फ्रिक्शन को देखे। अब आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, जितना भी फ्रिक्शन का हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं, तो आप देखिए मैंने उसे आउट ऑफ सिलेबस में यहाँ पर मेंशन भी करके रखा है नोट्स में। देखिए जो जो मैंने पढ़ा है वो सब है। बिटवीन 2 सरफेसेस होते हैं जो एक दूसरे को पुश करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? स्लाइड होने से रोकता है। इट प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग। फिर हमने लिखा ये कैसी होती है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फिर हमने लिखा इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, और ये इसका फॉर्मूला, और ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को समझे हम लोगों ने। अच्छा, नॉर्मल को समझे क्या नहीं समझे? नॉर्मल को नहीं समझे हम लोगों ने, है ना। ओके ठीक है, पहले हम लोग नॉर्मल को समझ लेते फिर थोड़ा सा। अब देखिए नॉर्मल क्या है। ये हमारा बॉक्स है और ये हमारा 2 सरफेस,
के बीच में लगने वाली, दो सरफेस के बीच में लगने वाली स्टैटिक फोर्स। अब देखिए, आपने शुरुआत में इसको 5 न्यूटन की फोर्स लगाया था, नहीं मूव हुआ था, कम से कम आपको इसको 10 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही थी तब ये मूव हो रहा था, राइट। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर और थोड़ा सा मास रख दिया। पहले मान लेते 50 kg का था, अब आपने और 10 kg रख दिया, 60 kg हो गया। तो इसका जो ये mg है ये लगा नीचे की तरफ, राइट, है ना, नीचे की तरफ। तो ये हो गया हमारा एक्शन, और हमको मालूम है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये हो गया इसका क्या, रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये इक्वल और अपोजिट होगा तो n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, mg, है ना। इसलिए तो गाड़ी ऐसा ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं कर रही है, आप इसको ऐसा धक्का दे रहे हैं तो ये ऐसे आगे बढ़ रही है। ऊपर नीचे क्यों नहीं मोशन कर रही, क्योंकि ये नॉर्मल और ये mg एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। और ये जो स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल के। क्यों नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि देखिए इस सरफेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो mg पैदा हुआ। अब ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज नॉर्मल। ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल। और अगर ये फोर्स, ये इस रोड का इस बॉक्स के ऊपर लगाया गया फोर्स ज़्यादा होगा तो हमारी स्टैटिक फोर्स भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए हम लोगों ने लिखा कि स्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये नॉर्मल की कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर मैंने अब आपको नॉर्मल भी एक्सप्लेन कर दिया। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि ये स्टैटिक फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स का भी काम करती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, दैट इज mv² अपॉन r का ये काम करती है, राइट, ओके। अब चलिए हम लोग टॉपिक पर बढ़ते हैं हमारे। देखिए ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, ये है हॉरिजॉन्टल हमारा कर्व रोड, ठीक है। और यहाँ पर से हमारी गाड़ी टर्न हो रही है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये होगी हमारी गाड़ी जिसको हम एक पॉइंट मास की तरह करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये सेंटर यहाँ पर इसका, देखिए ये छोटा सा ट्रैक है और यहाँ पर हमारी गाड़ी है। इसको अगर पूरा मिला देंगे तो ये सर्कल बनेगा, और ये सर्कल होगा तो इसका सेंटर होगा। लेट्स से कि इसका सेंटर C है और इसकी रेडियस R है। तो मैं बस ये व्हीकल और इसको बना रहा हूँ, ये व्हीकल है हमारा जिसका मास है m। इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल होगी। आपको मैंने भी बताया क्यों स्टैटिक फ्रिक्शनल होगी, क्योंकि बगैर स्टैटिक फ्रिक्शनल की ये गाड़ी यहाँ से टर्न ही नहीं ले पाएगी, ऐसा सीधा स्किड कर जाएगी, है ना। क्योंकि इसे स्लिप होने से कौन रोकता है, कौन सी फोर्स स्लिप होने से प्रिवेंट करती है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एनीवे बहुत बार हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया Fs, ठीक है। अब इसके ऊपर ये देखिए ये लग रही है डाउनवर्ड फोर्स mg, तो ये मैं लगा देता हूँ डाउनवर्ड फोर्स mg। ये हो गया हमारा एक्शन, इसका रिएक्शन ये हो गया n, ठीक है। तो ये जो कार है यही जो है यही डायग्राम हमको जो है टेक्स्ट बुक में दी हुई है, देख लीजिए ये, ठीक है। इतनी पूरी डिटेल में डायग्राम हमको जो है टेक्स्ट बुक में दी हुई नहीं है। एनीवे तो अब इस व्हीकल की बात करें कि इस व्हीकल पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। सबसे पहले कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका Fs, और Fs बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। और दूसरी फोर्स ये नॉर्मल जो कि किसके बराबर है, mg के बराबर है, जो इस गाड़ी को बैलेंस करेगी। ये हो गई 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें हम लोगों ने। अच्छा mv² r इच फार्मूला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक और फार्मूला है mr ω², ठीक है, ओके। तो ये m से ये m कैंसिल, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे को क्या मिला, Fs डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू v² अपॉन r जी, ये m से m कैंसिल। और ये इक्वेशन अगर से mg को इससे डिवाइड करें तो ये m से m कैंसिल, तो क्या बचेगा r ω² अपॉन g, ठीक है। इसको दे देते हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए कॉन्सेप्ट, मान लीजिए यहाँ पर जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है 30, ठीक है। अपर लिमिट कितनी है इसकी, 30। हमको मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिटिंग फोर्स है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है
30। अब मान लीजिए कि ये गाड़ी यहाँ से आई और इसकी वेलोसिटी थी पहले 10 की, स्टैटिक फ्रिक्शन है 30 की और इसकी वेलोसिटी है 10 की, गाड़ी आराम से यहाँ से पास हो जाएगी। फिर हमने वेलोसिटी बढ़ाए, करे गाड़ी की वेलोसिटी 20 की, ये 30 की है, स्टैटिक फ्रिक्शन 30 की है, हमने वेलोसिटी बढ़ा के 20 की, अभी भी गाड़ी आराम से पास हो जाएगी। हमने की फिर 30 की, स्टैटिक फ्रिक्शन भी है 30 की और हमारी गाड़ी की वेलोसिटी भी है कितनी है 30, मतलब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा और हमारी गाड़ी आराम से पास हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने हमारी गाड़ी की स्पीड करे 32 की या 35 की या 40 की, तो अब 32 या 31 पर इंच हमारी गाड़ी क्या होना शुरू हो जाएगी, स्किड होना शुरू हो जाएगी, स्लिप होना शुरू हो जाएगी, स्किड होना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, जो गाड़ी को स्लिप होने से रोक रही थी और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या अपर लिमिट 30 की है। लेकिन आपने गाड़ी की जो वेलोसिटी बढ़ा दी वो बढ़ा दी 30 से ज़्यादा, 31 की कर दी। इतनी वेलोसिटी, इतनी स्टैटिक फ्रिक्शन ये इस व्हीकल को दे नहीं सका और हमारी गाड़ी स्लिप हो गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी के प्रोपोर्शन है। देखिए यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी के प्रोपोर्शन है, क्योंकि एन भी कांस्टेंट है नॉर्मल इस व्हीकल के लिए, इसका mg थोड़ी चेंज होगा, तो इसका नॉर्मल भी कांस्टेंट होगा, इसका रेडियस भी कांस्टेंट होगा इस ट्रैक का, और जी तो कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट है, यानी कि एफ एस वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो v अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर हम चाहते हैं 40 की स्पीड से भी हमारी गाड़ी चल जाए, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितने का होना चाहिए, 40 का होना चाहिए। लगी बात समझ? हाँ, तो अगर हमारा यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन 30 का है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, सो एफ एस मैक्स ये किसके बराबर होता है, म्यू एस एन। अभी फॉर्मूला देखे थे हम लोगों ने। ओके, तो एन को इधर ला लेता हूँ मैं, एफ एस एन ये क्या है, मैक्स, ये बराबर हुआ म्यू एस के। एफ एस अपॉन एन किसके बराबर है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब एफ एस की वैल्यू 30 है तो वेलोसिटी भी 30, तो ये भी हो जाएगी हमारा क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू आर जी इंटू म्यू एस। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होगी यहाँ, v इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट आर जी। तो ये है 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए शायद ये पूछेगा, 2 से 3 मार्क के लिए पूछेगा। अगर आप नोट्स में देखना चाहते हैं तो नोट्स में देखिए, ये व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, इसका गाड़ी का मास हमने कंसिडर किया है m, और इसके ऊपर फोर्सेस देखा हम लोगों ने, इसको इससे डिवाइड किया और हमको मिल गया वी मैक्स इज इक्वल्स टू आर जी। अब देखिए इस फॉर्मूले में कहीं पर भी m यानी कि मास ऑफ द व्हीकल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि hence it is proved that maximum safe velocity is independent of mass of the vehicle। जो इसकी वेलोसिटी है, टर्न करने की जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी जो कि 30 की थी हमारी यहाँ, जिसके ऊपर ये जो है आरामी से या सेफली गाड़ी को टर्न कर सकता है, उसमें कहीं पर भी m मौजूद नहीं है, यानी कि मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये वो मैक्स वेलोसिटी है, ये फार्मूला वो मैक्स वेलोसिटी को डिनोट करता है जिससे हमारी गाड़ी सेफली एक कर्व रोड से टर्न ले सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अगर आप बहुत पहले देखना चाहते हैं ओल्ड सिलेबस में इसकी लाइन, इसको सिर्फ दो लाइन का डेरिवेशन था और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी नया सिलेबस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ गया। देखिए मैं आपको बता दूं, पुराना कितना इजी था, आपको मालूम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है mv² अपॉन आर के बराबर, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये फार्मूला ये हो गया 1 और ये हो गया 2, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, mv² अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, ये एन बोले तो mg होता है, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होती है, mg के बराबर होती है, तो मैं ये नॉर्मल की जगह लिख लेता हूँ यहाँ mg, ये m से m कैंसल, तो v² किसके बराबर हुआ, r म्यू एस जी, तो v किसके बराबर हुआ, अंडर रूट म्यू आर जी की। ये 4 लाइन का ही था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत इजी भी था और ये कॉन्सेप्ट फ्री था, लेकिन नया सिलेबस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और ये रहा उसके सारे कॉन्सेप्ट हर बारी की।
ओके, अब इसके ऊपर इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल। एक व्हीकल है जिसका मास है बोलता 800 kg, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैप जिसका रेडियस है कितना 40 मीटर का, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और रोड और टायर के बीच में कितना है 0.5। तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी है, अगर ऐसा रोड है तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से हमारी गाड़ी वहाँ से टर्न काट सकती है, हमको बताना है। ठीक है, ओके। तो आपको मालूम है वी मैक्स 6 के बराबर होता है, जल्दी से बोलिए। वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। सो वी मैक्स म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, 0.5 भी लिखा तो कोई गलत नहीं। और आर की वैल्यू है 40 और जी की वैल्यू है 9.8। तो वी मैक्स किसके बराबर हुआ, ये हो गया 20। ये देखिए हाफ बोले तो 20 और 20 9.8 बोले तो ये हो गया 20 बोले तो मतलब अभी आप 2 पकड़िए, 2 ये हो गया 196 और ये सिफर 2 से 9.8 को 196 और ये 0.1 के बाद तो ये हो गया 196। तो वी मैक्स की वैल्यू होगी कितनी 196 और अंडर रूट 196 बोले तो 14। तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बस 14 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से ही वो ऐसे रोड पर इतनी ही मैक्सिमम वेलोसिटी रोड इतनी ही मैक्सिमम हम स्पीड रख सकते हैं अपनी व्हीकल की। इससे ज़्यादा अगर वो स्पीड बढ़ाएगा तो वो स्किड हो जाएगी, गाड़ी वहाँ से फिसल जाएगी। 10 की चलती, 8 की चलती, 5 की भी चलती, लेकिन 15 की गिरेगा तो गाड़ी फिसल जाएगी। ओके, ये हो गया एक न्यूमेरिकल। अब ऐसा ही एक न्यूमेरिकल आप बनाने की कोशिश कीजिए। ये दूसरा न्यूमेरिकल है, इसे आप बनाइए अब। ओके, और ये नोट्स की फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया, जो पढ़ाया वो सबका सब यहाँ लिखा हुआ है। फिर हम लोगों ने यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पहला टॉपिक शुरू करें। ये एज पर टेक्स्ट बुक, हमारे टेक्स्ट बुक में ये ऐसा दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐसा पढ़ाया हुआ आपको। एंड हेंस इट इज़ अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओल्ड मेथड भी यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। ओल्ड मेथड बहुत ईजी है, 1 2 3 लाइन की ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड। और ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, और ये न्यूमेरिकल आपको होमवर्क फटाक से होमवर्क करो और मुझे सेंड करो। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बैंक्ड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। जब तक के लिए गुड बाय।